क्वेश्चन सबसे पहले हम बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स में, और हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द यूनिवर्स दैट इज अंडर थर्मोडायनेमिक ऑब्जर्वेशन। एक ऐसा पार्ट ऑफ द यूनिवर्स जो क्या है, ऑब्जर्वेशन में है। ठीक है, सपोज आप क्या कर रहे हो, आपके कंटेनर में वाटर है और आप वाटर बॉयल कर रहे हो या वाटर प्रेजेंट है, तो ये क्या बन जाएगा, इस पार्ट को क्या बोलेंगे, विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, थर्मोडायनेमिकल ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एज सिस्टम। और जो भी पार्ट इसको क्या करेगा, सराउंड करेगा, दैट इज कॉल्ड एज सराउंडिंग। क्वेश्चन नंबर 2, राइट मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द हीट इंटरनल एनर्जी वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो याद रखना, जो इंटरनल एनर्जी होता है, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द हीट प्लस W। W क्या होता है हमारा, वर्क डन। इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V। P डेल्टा V इज प्रेशर वॉल्यूम वर्क। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, डिफाइन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ हमारा क्या है, द एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। अगर अभी इसकी बात करें, सपोज आपने फॉर्मूला लिखा हुआ है डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। अगर आप एक सिस्टम में कोई हीट एक्सचेंज नहीं कर रहे हो तो Q हो जाएगा उसका 0, और अगर आप उसमें कोई वर्क डन नहीं हो रहा है तो W भी क्या हो जाएगा, 0। एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, डेल्टा U विल बिकम इक्वल टू 0। तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो चेंज नहीं हो रही है। तो इसे ही हम कहते हैं कि अगर आपका सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड है, तो उसका जो एनर्जी है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो डेल्टा यू क्या रहेगा, कांस्टेंट। और इसका जो दूसरा डेफिनेशन हमने ऑलरेडी पता है, टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स विल रिमेन कांस्टेंट। यूनिवर्स की सारी एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, बट वो क्या होगा, कन्वर्ट होगा और ट्रांसफॉर्म होगा फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, इट इज what do you mean by entropy और define entropy। entropy क्या होता है, it is the measure of randomness और disorder of the system। एक सिस्टम में कितना randomness और disorder है, इसे हम बोलते हैं entropy। और जितना ज्यादा randomness होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, higher will be the entropy। अगर हम कंपेयर करें सॉलिड स्टेट और गैसियस स्टेट की, सॉलिड स्टेट में जो मूवमेंट होती है वो काफी कम होती है, गैसियस में मूवमेंट क्या होती है, ज्यादा होती है। एज ए रिजल्ट सॉलिड हैज द लोएस्ट एंट्रोपी एंड द गैसेस हैज द हाईएस्ट एंट्रोपी। क्वेश्चन नंबर 5 इज डिफाइन लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी क्या होता है, लैटिस एंथैल्पी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। लैटिस एंथैल्पी हम हमेशा आयनिक कंपाउंड में देखते हैं। इज द एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज क्या होता है, ओवरऑल रिएक्शन में कितना हीट चेंज हो रहा है, इन विच अकर व्हेन 1 मोल ऑफ ए आयनिक कंपाउंड इज डिसोसिएटेड इन इट्स आयन इन गैसियस सिस्टम। तो आप क्या करोगे, 1 मोल कंपाउंड को आप डिसोसिएट करोगे, और किसमें डिसोसिएट करोगे, इन देयर गैसियस आयंस। एग्जांपल आपके पास क्या, NaCl है, 1 मोल ऑफ NaCl सॉलिड, आप उसको इतना हीट दोगे सो दैट इट विल कन्वर्ट इनटू Na प्लस गैस एंड Cl नेगेटिव गैस, तो अपनी आयनिक स्टेट में आएगा और गैसियस फॉर्म में। ठीक है, एज ए रिजल्ट जो हीट रिलीज हो रहा है दैट इज 787 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा लैटिस एंथैल्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन हेस लॉ। हेस लॉ क्या बताता है, द एंथैल्पी चेंज इन ए केमिकल और फिजिकल प्रोसेस इज सेम वेदर प्रोसेस इज कैरिड आउट इन वन और सेवरल स्टेप। सपोज एक प्रोसेस, सपोज रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ये एक स्टेप में हो रहा है प्रोसेस, तो इसका जो एंथैल्पी चेंज है, हीट चेंज, डेल्टा H, इसको लिखते हैं डेल्टा H1। अगर यही प्रोसेस हम 2 स्टेप में करें, कैसे कर सकते हैं, रिएक्टेंट को हम इंटरमीडिएट में कन्वर्ट करेंगे, इंटरमीडिएट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो ये 2 स्टेप में होगा। तो जो एंथैल्पी चेंज है फ्रॉम रिएक्टेंट टू इंटरमीडिएट स्टेट होगा डेल्टा H2, एंड फ्रॉम इंटरमीडिएट टू द प्रोडक्ट ये होगा डेल्टा H3। तो अगर हम बात करें हेस लॉ की, तो ये क्या बताता है कि अगर एक प्रोसेस हो रहा है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, तो जितना भी एंथैल्पी चेंज होगा, चाहे आप कोई भी पाथ फॉलो करो, टोटल एंथैल्पी चेंज विल बी सेम। इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा H1 विल बी इक्वल टू डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द साइन ऑफ डेल्टा S व्हेन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म द अमोनिया NH3। तो जब भी आपको पूछा है साइन ऑफ एनीथिंग, सपोज डेल्टा S का साइन पूछा है, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, इक्वेशन लिखोगे। इक्वेशन में आप लिखोगे नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन गैस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2 अमोनिया गैस। ठीक है, अब अगर आप इस इक्वेशन में देखोगे, लेफ्ट हैंड साइड में हाउ मेनी गैसेस मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, अगर हम काउंट करेंगे यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 3, टोटल 4 गैसियस मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। और रिएक्टेंट में क्या हो रहा है, गैसियस मॉलिक्यूल्स कितने हो चुके हैं, 2।
ठीक है। अगर हम बात करें एंट्रोपी की, एंट्रोपी होती है रैंडमनेस। तो अगर गैस के पार्टिकल्स ज़्यादा हैं तो रैंडमनेस क्या होती है, ज़्यादा होती है, और गैस के पार्टिकल्स क्या है और मॉलिक्यूल्स कम है तो रैंडमनेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहां पे देखेंगे तो क्या हो रहा है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कम हो रहे हैं फ्रॉम 4 to 2, तो देयर इज डिक्रीज इन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। एज ए रिजल्ट क्या होता है, एंट्रोपी भी डिक्रीज होती है। सो डेल्टा एस विल बिकम नेगेटिव एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर डिक्रीजिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हाट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक इज ए थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट फ्रॉम द सिस्टम टू इट्स सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जब देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, तब हम इसे क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इसमें याद रखना जो हमारा Q है दैट विल बिकम इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन द डेल्टा H एंड डेल्टा U। डेल्टा H होता है एंथैल्पी एंड डेल्टा U होता है इंटरनल एनर्जी। पहला रिलेशनशिप है डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। P डेल्टा V होता है प्रेशर वॉल्यूम वर्क। और अगर आपके पास रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में दोनों में क्या प्रेजेंट है, गैसेस प्रेजेंट है, आप सेकंड फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U डेल्टा NG। NG का मतलब क्या होता है, डेल्टा NG नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट, एंड RT, R क्या है हमारा गैस क्वांटिटी इज द टेम्परेचर इन केल्विन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन साइक्लिक प्रोसेस। एक साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, इन विच ए सिस्टम अंडरगोज और सीरीज ऑफ चेंज। एक सिस्टम में काफी ज्यादा चेंजेस आती हैं एंड इट अल्टीमेटली रिटर्न टू द ओरिजिनल स्टेट। तो वो फाइनल में क्या होता है, ओरिजिनल स्टेट में पहुंच जाता है। सपोज जो A है इसमें हमने कुछ चेंजेस किए, B में गया, B से C, C से D, और फाइनली क्या हो गया, अगेन इट केम बैक टू द A, ये वापस क्या हो गया, A में आ गया। सो ये जो प्रोसेस हुआ इसमें, इसे क्या बोलते हैं हम, साइक्लिक प्रोसेस। अगर हम बात करें फॉर साइक्लिक प्रोसेस, जो भी हमारा क्या होता है, स्टेट फंक्शंस होते हैं। स्टेट फंक्शन डिपेंड करता है हमारा इनिशियल एंड फाइनल स्टेज पे। तो स्टेट फंक्शन क्या होगा, जैसे डेल्टा U की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि वो अपनी इनिशियल स्टेज में आ गया है। तो डेल्टा U डेल्टा V जो भी ये वैल्यूज हैं इनकी सारी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इट हैज कम बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन ए सब्सटेंस इज सेड टू बी इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट। सब्सटेंस को हम स्टैंडर्ड स्टेट में कब कहते हैं, द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो कभी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर लेंगे, इज इट्स प्योर फॉर्म एट 1 बार। वो सब्सटेंस क्या होना चाहिए, अपनी प्योर फॉर्म में होना चाहिए, और जो प्रेशर होगा वो क्या होना चाहिए, 1 बार प्रेशर। तो कभी कभी हम स्टैंडर्ड स्टेट को ऐसे भी लिखते हैं, जैसे अगर हमारे पास है एंथैल्पी तो हम स्टैंडर्ड स्टेट के लिए लिख देते हैं डेल्टा H नॉट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाट इज गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है ये होती है हमारा डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। डेल्टा G होता है हमारा गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा H हमारा होता है इंथैल्पी चेंज, एंड डेल्टा S इज द एंट्रोपी चेंज, T होता है हमारा टेम्परेचर इन केल्विन। क्वेश्चन नंबर 13 इज अंडर व्हाट कंडीशन डेल्टा H ऑफ ए प्रोसेस विल बिकम इक्वल टू द डेल्टा U। तो इंथैल्पी जो है हमारा चेंज दैट विल बी इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी चेंज। ये कब होगा, अगर हम फॉर्मूला लिखें डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। अगर हमारा डेल्टा V चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अगर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता तो उससे बोलते हैं हम आइसोकोरिक प्रोसेस। तो याद रखना आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, P डेल्टा V में डेल्टा V 0 हो जाएगा, तो इंथैल्पी विल बिकम इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इट इज द चेंज इन द इंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड, आपके पास सॉलिड क्या 1 मोल, इट इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। सपोज आपके पास 1 मोल ऑफ सॉलिड है, आप इसको लिक्विड में कन्वर्ट करोगे, बट आप उसे मेल्टिंग पॉइंट पे ही कन्वर्ट करोगे। सपोज आपके पास है 1 मोल ऑफ वाटर, वाटर किसकी फॉर्म में होगा, आइस की फॉर्म में 1 मोल। आप इसको कैसे वाटर की फॉर्म में लिक्विड में कन्वर्ट करोगे वाटर को, तो आप क्या करोगे, जो टेम्परेचर होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। तो ये जो हीट चेंज होता है इसे बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। तो हम लिख सकते हैं H डेल्टा नॉट फ्यूजन फॉर कन्वर्टिंग आइस इनटू वाटर 1 मोल वी रिक्वायर 6 किलो जूल्स पर मोल ऑफ हीट। क्वेश्चन नंबर 15 है, डिफरेंशिएट बिटवीन द एक्सटेंसिव एंड द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, विच डिपेंड अपॉन साइज एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। अगर आप साइज एंड क्वांटिटी को चेंज करोगे, मैटर को चेंज करोगे, तो क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। जैसे मास, अगर आप नंबर ऑफ एटम्स को इंक्रीज करोगे तो मास इंक्रीज होता है, वॉल्यूम चेंज आता है, इंटरनल एनर्जी में क्या होता है, चेंज आता है।
नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये इट डू नॉट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर और साइज ऑफ द मैटर प्रेजेंट। अगर आपके पास मैटर कम भी है, टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम, ज्यादा है या कम है टेम्परेचर सेम रहेगा, डेंसिटी भी सिमिलरली क्या होता है, सेम रहता है, एंड प्रेशर। तो ये जो है हमारी दीज आर कॉल्ड एज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन ए प्रोसेस 701 joules of heat is absorbed by the system। जो हीट है वो क्या हो रही है, absorbed by the system, and 394 joules of work is done by the system। what is the change in internal energy for the process। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी का। चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज है, जो हीट है इट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। हीट जब सिस्टम से एब्जॉर्ब करता है देन वो होता है पॉजिटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव 701, एंड जो वर्क डन है इट इज बाय द सिस्टम। अगर वर्क डन सिस्टम करता है देन इट इज नेगेटिव। तो डेल्टा यू विल बी इक्वल टू 701 माइनस 394, तो हमारा आंसर हो जाएगा 307 जूल्स। क्वेश्चन नंबर 17 इज डिफाइन ओपन क्लोज आइसोलेटेड सिस्टम एंड विद एग्जांपल। ओपन क्लोज एंड आइसोलेटेड सिस्टम को एग्जांपल से बताना है। सबसे पहले ओपन सिस्टम क्या होता है, द सिस्टम वेयर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर टेक प्लेस विद द सराउंडिंग। जिसमें क्या हो सकता है, मैटर एक्सचेंज हो सकता है और एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। सपोज देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट इन ओपन बीकर। आपने सपोज वाटर रखा है अगर बीकर में, तो क्या हो सकता है, वाटर कैन फॉर्म वाटर वेपर्स, और इसकी जो एनर्जी है वो आउटर सराउंडिंग से क्या हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है। सो दैट टाइप ऑफ सिस्टम वेयर एनर्जी एंड मैटर कैन एक्सचेंज इज कॉल्ड एज ओपन सिस्टम। सेकंड इज क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बट नो एक्सचेंज ऑफ मैटर। तो अगर आपके पास क्या है, प्रेजेंस ऑफ ए रिएक्टेंट इन ए क्लोज वेसल ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, क्लोज वेसल है, तो क्लोज वेसल होने की वजह से जो मैटर है वो एक्सचेंज नहीं होता है, बट जो वेसल है दैट इज कंडक्टिंग मटेरियल तो वो एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है। एज ए रिजल्ट दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज क्लोज सिस्टम। थर्ड है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का क्या मतलब होता है, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एज वेल एज मैटर टेक प्लेस विद द सराउंडिंग। इसमें एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज नहीं होते हैं। सपोज आपके पास है प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट इन थर्मोफ्लास्क। थर्मोप्लास्ट में क्या होता है, एक इंसुलेटर होता है इनसाइड। एज ए रिजल्ट ना तो ये क्या कर सकता है, हीट एक्सचेंज कर सकता है, ना तो ये मैटर एक्सचेंज कर सकता है। सो दिस इज आइसोलेटेड सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 18 है, डिराइव द इक्वेशन डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये जो इक्वेशन होती है ये हम तब यूज कर सकते हैं जब हमारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों क्या है, गैसेस दिए हुए हैं। सो फॉर ए रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसेस, सपोज हमारे पास एक रिएक्टेंट है ए और प्रोडक्ट है हमारे पास बी। तो रिएक्टेंट का हम वॉल्यूम लेंगे VA और प्रोडक्ट का वॉल्यूम लेंगे VB, और इसके नंबर ऑफ मोल्स लेंगे NA और प्रोडक्ट के लेंगे NB। तो हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू द आइडियल गैस इक्वेशन, PVA इज इक्वल टू NART फॉर गैस 1A। ठीक है, और याद रखना प्रेशर आपने क्या लिया, कांस्टेंट लिया। सिमिलरली फॉर गैस B, PVB इज इक्वल टू NBRT। R जो है हमारा गैस कांस्टेंट है वो कांस्टेंट रहता है, और टेम्परेचर हमने क्या रखा है, सेम रखा है। तो हम क्या कर सकते हैं, सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमारा बन जाएगा PVB माइनस VA इज इक्वल टू NB माइनस NART। तो ये बन जाएगा हमारा P डेल्टा B इज इक्वल टू डेल्टा NGRT। डेल्टा NGRT क्या हमें बताता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ऑफ B, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ऑफ A RT। ओके, अब ये जो हमारा P डेल्टा V है इट इज प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अब ये हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हमारे फॉर्मूला में, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। P डेल्टा V अभी हमने फाइंड किया, P डेल्टा V का हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये आप तभी यूज कर सकते हो जब आपके पास क्या दिए हुए हैं, गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर गिवन। क्वेश्चन नंबर 19 है, गिवन दैट नाइट्रोजन कंबाइन विद हाइड्रोजन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। और हमारा इसमें डेल्टा H दिया हुआ है विच इज delta enthalpy of the reaction which is minus 92.4 kilojoules per mole. What is the standard enthalpy of formation of NH3 gas, they have asked. Okay, तो अगर हम सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं N2 plus 3H2 result in formation of 2NH3, और अगर हम बात करें डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन ये दिया हमें minus 92.4 kilojoules per mole. अब इंपॉर्टेंट क्या चीज है, इसमें हमें पूछा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 गैस। जब भी हम फॉर्मेशन की बात करते हैं तो हमेशा याद रखना वी विल टॉक ओनली अबाउट व्हेन यू मेक
1 मोल ऑफ प्रोडक्ट। आप सिर्फ 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट की बात करते हो, ठीक है। तो इस इक्वेशन में हमारा 2 मोल ऑफ प्रोडक्ट बना है। 2 मोल ऑफ प्रोडक्ट के लिए हमारी जो हीट इवॉल्व हो रही है वो हो रही है -92.4। सो हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, जब 1 मोल बनेगा तो हम लिखेंगे हीट इवॉल्व फॉर 1 मोल ऑफ NH3 विच इज हीट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू द -92.4 डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि 2 मोल्स का दिया था तो 1 मोल का हम फाइंड कर सकते हैं डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा -46.25 किलो जूल्स पर मोल। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, डिफाइन बॉन्ड एंथैल्पी इन डायटोमिक एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। बॉन्ड एंथैल्पी सबसे पहले हम बात करेंगे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की। द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ ए गैसियस कोवेलेंट कंपाउंड इज ब्रोकन टू फॉर्म ए प्रोडक्ट इन ए गैसियस फेज। इसका मतलब क्या, सपोज आपके पास गैस है ऑक्सीजन, ठीक है। चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, जब आप क्या करोगे, ऑक्सीजन को सेपरेट करोगे, 2 ऑक्सीजन को सेपरेट करोगे इन देयर गैसियस फेज, और जो 1 मोल ऑफ बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज द बॉन्ड एंथैल्पी इन डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। अगर हम बात करें पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में, पॉलीएटॉमिक में हम लेते हैं एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी टेक प्लेस व्हेन ब्रेकिंग ऑफ 1 मोल ऑफ गिवन बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसियस स्पीशीज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। इसका मतलब क्या, हम इसमें एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी लेते हैं। सपोज अगर हम ब्रेक करें H2O को, सबसे पहले हम एक बॉन्ड ब्रेक करेंगे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, ठीक है। तो इससे एक हमें बॉन्ड एंथैल्पी मिलेगा, हम इसे लिखते हैं बॉन्ड एंथैल्पी 1। तो हमारे पास बन जाएगा OH। फिर जब हम OH को ब्रेक करेंगे तो इससे हमारा फिर मिलेगा हमें बॉन्ड एंथैल्पी 2। तो हमें 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी मिलेगा। हम क्या करेंगे, दोनों एनर्जी को क्या करेंगे, जो E1 और E2 को हम ऐड करके दोनों को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमें मिल जाएगा एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है। तो अगर हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल है लाइक ऑक्सीजन, क्लोरीन, तो अगर आप 1 मोल ऑफ बॉन्ड ब्रेक करते हो तो उसे हम बोल देते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। और अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो हम क्या करते हैं, जितने भी बॉन्ड है सारे बॉन्ड ब्रेक करते हैं और उसका एवरेज निकाल देते हैं, तो हमारा मिल जाता है एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी चेंज। क्वेश्चन नंबर 21, फॉर द रिएक्शन हमारे पास है 2 क्लोरीन के एटम्स कंबाइन करके उसने बनाया क्लोरीन का मॉलिक्यूल। व्हाट आर द साइन ऑफ डेल्टा H एंड डेल्टा S। डेल्टा H है एंथैल्पी, डेल्टा S है हमारा चेंज ऑफ एंट्रोपी। सबसे पहले अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन, तो अगर हम बात करें क्लोरीन एटम से ज्यादा क्लोरीन मॉलिक्यूल क्या होता है, स्टेबल होता है। और जब भी स्टेबल मॉलिक्यूल बनता है तब क्या होता है, रिलीज ऑफ एनर्जी। तो फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल फ्रॉम द क्लोरीन एटम्स इज एक्कम्पनीड बाय रिलीज ऑफ हीट। क्योंकि ये क्या होता है, स्टेबल मॉलिक्यूल बनता है तो हीट रिलीज होती है। तो डेल्टा H की वैल्यू हमेशा याद रखना एक्सोथर्मिक रिएक्शन में होती है हमारी नेगेटिव वैल्यू। अगर हम बात करें एंट्रोपी की, हमारे पास पहले था 2 मोल्स ऑफ एटम, तो रैंडमनेस थी हमारे पास 2 मोल्स ऑफ गैसियस एटम। बट जब वो दोनों कंबाइन हो गए हमें मिला 1 मोल ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अगर हम देखें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रैंडमनेस, पहले 2 मोल की रैंडमनेस हो रही थी, अब हो रही है 1 मोल की रैंडमनेस। एज ए रिजल्ट क्या होगा, एंट्रोपी डिक्रीज होगी और हमारा डेल्टा S का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन द हीट ऑफ द रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर में हम इसे लिखते हैं QP एंड हीट ऑफ द रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम हम लिखते हैं QV। अगर हम बात करें हीट ऑफ ए रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर में हम लिखते हैं QP इज इक्वल टू डेल्टा S। तो याद रखना कांस्टेंट प्रेशर में जो हीट होती है वो एंथैल्पी के इक्वल होती है। अगर हम बात करें कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट होती है, तो क्या होता है कांस्टेंट वॉल्यूम में, हमें पता है डेल्टा U इज इक्वल टू हीट कांस्टेंट वॉल्यूम की प्लस P डेल्टा V, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अब जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है, याद रखना क्योंकि हम कांस्टेंट वॉल्यूम ले रहे हैं तो डेल्टा V चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या हो जाता है, हमारा 0 हो जाता है। एज ए रिजल्ट जो हमारा QV है दैट विल कम इक्वल टू डेल्टा U। तो आप क्या कर सकते हो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो इन द इक्वेशन डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। तो QP इज इक्वल टू द QV प्लस P डेल्टा V। और अगर आप क्या ले रहे हो, गैसियस मिक्सचर ले रहे हो, तो आप इक्वेशन लिख सकते हो QP इज इक्वल टू QV प्लस डेल्टा NG/RT, क्योंकि P डेल्टा V इज ऑल्सो इक्वल टू द डेल्टा NG/RT। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हमें, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, N2O एंड N2O4 आर गिवन एज -110, -393, 81 एंड 9.7 kilojoules respectively. You have to find the value of delta RH.
enthalpy of the reaction and reaction is given N2O4 plus 3CO result in formation of N2O plus 3CO2. So whenever you have to find, जब भी आप क्या फाइंड करते हो enthalpy of the reaction, तो enthalpy of the reaction किसके इक्वल होता है? summation of the enthalpy of formation of the product. तो प्रोडक्ट का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आप ऐड करोगे माइनस द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्टेंट. तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O, ठीक है, प्लस क्योंकि यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स हैं, सो 3 इंटू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O4 माइनस थ्राइस, क्योंकि यहाँ पे 3 है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO. हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है. तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, आपको स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ क्या करना है? प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है और माइनस करना है रिएक्टेंट को उसके स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके, ठीक है. तो हम बात करेंगे N2O की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें? 9. N2O वैल्यू विच इज थर्ड वन इज 81. अगर हम बात करेंगे CO2 की वैल्यू दी है हमें माइनस 393 बट 3 मोल्स है हमारे पास, ठीक है. तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. माइनस N2O4 का वैल्यू दिया हमें, N2O4 इज 9.7 और हमें CO का वैल्यू दिया हुआ है माइनस 110 माइनस 3. इसकी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं. ये हो जाएगा 81, ये हो जाएगा 1179 माइनस 9.7, ये हो जाएगा 330. जब सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 777.7 किलो जूल्स पर मोल. क्वेश्चन नंबर 24. Comment on the thermodynamic stability of NO gas and NO2 gas which are given. यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? इक्वेशन दिया हुआ है. पहले इक्वेशन में क्या हो रहा है? हाफ ऑफ N2 हाफ ऑफ O2 रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ NO, और इसका दिया हुआ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन विच इज पॉजिटिव 90 किलो जूल्स पर मोल. Similarly, NO gas plus half O2 result in formation of NO2, enthalpy of formation is given minus 74 kilojoules per mole. इन्होंने पूछा कि कौन सा जो NO और NO2 में कौन ज़्यादा स्टेबल है. तो याद रखना, अगर रिएक्शन क्या हो रही है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है. तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन तब होती है जब हमारा क्या होता है? स्टेबल कंपाउंड बनता है. और एंडोथर्मिक में क्या होता है? हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारा अनस्टेबल कंपाउंड बनता है. तो अगर हम बात करें NO की, NO में क्या है? डेल्टा F ऑफ फॉर्मेशन इज पॉजिटिव. ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है. एज ए रिजल्ट ये होगा अनस्टेबल इन नेचर. वेयर एज जो NO2 है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि जैसा स्टेबिलिटी बढ़ती है वैसे एनर्जी डिक्रीज होती है और जो एक्सेस ऑफ एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में क्या होती है? रिलीज होती है. सो दैट्स व्हाई NO2 इज मोर स्टेबल इन नेचर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 दिया हमें. फॉर ए रिएक्शन एट 298 केल्विन 2A प्लस B रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ C. डेल्टा H दिया हुआ है हमें 400 किलो जूल्स पर मोल एंड डेल्टा S इज गिवन 2 किलो जूल्स पर केल्विन पर मोल. अब इंपॉर्टेंट चीज क्या पूछी है इन्होंने? एट व्हाट टेम्परेचर विल बी द रिएक्शन विल बिकम स्पॉन्टेनियस कंसीडरिंग डेल्टा H डेल्टा S टू बी कांस्टेंट ओवर टेम्परेचर रेंज. ठीक है, तो इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है? डेल्टा H दिया, डेल्टा S दिया और टेम्परेचर दिया 298 केल्विन. उन्होंने पूछा है कि ऐसा कौन से टेम्परेचर पे इन दोनों वैल्यूज के साथ हमारा जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस. तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि कोई भी चीज अगर आपको स्पॉन्टेनियस चाहिए तो आपको जो डेल्टा G की वैल्यू है वो क्या चाहिए? आपको नेगेटिव चाहिए. सपोज हम पहले डेल्टा G का इक्वेशन बनाते हैं. गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S. अगर हम डेल्टा H की बात करें, ये है 400 पॉजिटिव में है, माइनस टी S की वैल्यू क्या है? 2, वो भी है पॉजिटिव में. अब हमें क्या करना है? हमें ये जो डेल्टा G की वैल्यू है वो चाहिए है नेगेटिव. तो हमारी वैल्यू नेगेटिव तब होगी कि एक ऐसा हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसमें जो ये मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट होगा वो इस डेल्टा H से क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए. ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट है अगर इससे ज़्यादा हो गया डेल्टा H से तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी. तो हमारी प्रोसेस हो जाएगी स्पॉन्टेनियस. ठीक है, सबसे पहले हम एक ऐसा टेम्परेचर देखेंगे जहां पे ये दोनों वैल्यू क्या हो जाए? इक्वल. तो याद रखना, इक्विलिब्रियम में क्या होता है? जो डेल्टा G की वैल्यू क्या हो जाती है? वो 0 हो जाती है. इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं आता है हमारा डेल्टा G में. तो हम लिख सकते हैं डेल्टा H विल बिकम इक्वल टू टी डेल्टा S. डेल्टा T विल बिकम इक्वल टू डेल्टा H बाय डेल्टा S. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, हो जाएगा 400/2, ये हो जाएगा 200 केल्विन. ठीक है, तो अगर हमने टेम्परेचर रखा है 200 केल्विन तो हमारा डेल्टा H का वैल्यू कितना हो जाएगा? 400
और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा टी डेल्टा एस, टी का वैल्यू 200 इंटू 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, बट हमें चाहिए माइनस वैल्यू। तो अगर हम टेम्परेचर 200 केल्विन से क्या कर दें, ज्यादा कर दें, अगर टेम्परेचर हमने ज्यादा कर दिया तो एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, हमारा डेल्टा जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सो टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन 200 केल्विन। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। याद रखना ये सारे क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टेस्ट में पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, फॉर ए रिएक्शन टू ए गैस दिया हुआ है बी गैस रिजल्ट इन 2D विच इज ऑल्सो गैस, यू की दिया हुआ है ना डेल्टा यू 298, मतलब टेम्परेचर है 298 केल्विन, माइनस 10.5 किलो जूल्स एंड डेल्टा एस इज माइनस 44.1 जूल्स। आपको कैलकुलेट करना है डेल्टा जी एंड यू हैव टू प्रेडिक्ट द रिएक्शन वेदर इट इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। सबसे पहले अगर आप डेल्टा जी जानते हो, डेल्टा जी किसके इक्वल होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। आपको डेल्टा एच नहीं दिया हुआ है, आपको टेम्परेचर दिया हुआ है 298 केल्विन और आपको दिया डेल्टा एस का वैल्यू। तो आपको सबसे पहले फाइंड करना है डेल्टा एच, और डेल्टा एच के लिए हमें दिया हुआ है डेल्टा यू। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा एच डेल्टा यू से फाइंड करेंगे। तो इसका इक्वेशन क्या है, और सब गैसेस दी हुई हैं, जब गैसेस दी हुई हैं वी कैन यूज द फॉर्मूला डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ओके, अब सबसे पहले डेल्टा यू की वैल्यू दी हुई है माइनस 10.5 किलो जूल्स, तो किलो जूल्स दिया हुआ है तो हम सब यूनिट किलो जूल्स में कन्वर्ट करेंगे। डेल्टा एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट माइनस द रिएक्टेंट, अगर 2 माइनस 3 हो जाता है हमारा -1। अगर हम बात करेंगे आर की, आर मोस्टली हमारा होता है 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल, बट यहाँ पे हमें दिया हुआ है किलो जूल्स का वैल्यू, तो किलो जूल्स में अगर हम बात करेंगे ये हो जाएगा 8.314 10⁻⁻3, ठीक है। अब हम वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे, हमें दिया हुआ है डेल्टा यू का वैल्यू -10.51, डेल्टा एन हो जाएगा -1, 8.314 10⁻⁻3 298। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा डेल्टा एच का वैल्यू -12.978 किलो जूल्स। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, डेल्टा एच का वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे, टेम्परेचर दिया 298 केल्विन। अब जो डेल्टा एस दिया हुआ है ये हमें जूल्स में दिया हुआ है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 1000 से, ठीक है। इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, हमारा बढ़ेगा -0.044, ओके। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा, पहले यहाँ पे आएगा -12.987 प्लस 13.112, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 0.34134 किलो जूल्स। अगर हम देखेंगे डेल्टा जी का जो वैल्यू आया है, हमारा जो फाइनल वैल्यू आया वो क्या आया, हमारा पॉजिटिव वैल्यू आया है। और पॉजिटिव वैल्यू जब भी होता है तो याद रखना प्रोसेस होता है हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। स्पॉन्टेनियस तब होता है जब डेल्टा जी का वैल्यू क्या है, हमारा नेगेटिव। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द प्रोसेस। आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है CCl4 गैस कन्वर्ट इनटू C गैस प्लस 4Cl गैस, ओके। यू हैव टू कैलकुलेट द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ Cl in CCl4। नाउ व्हाट दे हैव गिवन, दे हैव गिवन सम इंफॉर्मेशन। Heat of vaporization, enthalpy of vaporization of CCl4 is 30.5 kilojoules per mole. Enthalpy of formation of CCl4 is -135.5 kilojoules per mole. Enthalpy of atomization of carbon is 715 kilojoules per mole and enthalpy of atomization of chlorine is 242 kilojoules per mole. अब ये जो हमें वैल्यूज दिए तो इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है वेपराइजेशन। वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना। तो हम लिखेंगे CCl4 लिक्विड कन्वर्ट इनटू CCl4 गैस और डेल्टा एच हो जाएगा हमारा 30.5 किलो जूल्स पर मोल। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ CCl4। फॉर्मेशन जो है CCl4 की नेचुरल स्टेट होती है हमारी लिक्विड स्टेट, और जब ये फॉर्म होता है तो हमेशा याद रखना आप उनके उस एलिमेंट से कंबाइन करते हैं और मॉलिक्यूल से जो सबसे ज़्यादा स्टेबल स्टेट में नेचर में प्रेजेंट होते हैं। तो ये बना हुआ है कार्बन और क्लोरीन से। कार्बन की सबसे ज़्यादा स्टेबल स्टेट होती है C और क्लोरीन की होती है Cl2। तो हम ये इक्वेशन बना सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ CCl4, C प्लस ट्वाइस Cl2 रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CCl4 एंड इसको हम H2 से लिख देंगे -135.5 किलो जूल्स पर मोल। नेक्स्ट अगर हम बात करें एटमाइजेशन ऑफ कार्बन। अब जो एटमाइजेशन की दो डेफिनेशन होती है, एक होती है कि आप एक कंपाउंड को ब्रेक कर दो इनटू देयर गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, और अगर आपके पास कोई कंपाउंड अपने एक एटॉमिक फॉर्म में है तो उसको आप गैस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये कार्बन जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, अगर आप इसको गैस में कन्वर्ट करोगे तो तब भी हम इसे क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो इसको हम लिख देंगे डेल्टा H3 715 किलो जूल्स पर मोल। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है क्लोरीन। क्लोरीन की एटमाइजेशन, इसमें क्योंकि हमें दो
एटम्स कंबाइन है तो एटमाइजेशन में क्या करेंगे, एटम्स को ब्रेक करके गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और इसका डेल्टा H4 लिख देंगे 242 किलो जूल्स पर मोल। अब हमें क्या करना है, यूजिंग दिस वैल्यू हमें ये इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो ये वैल्यूज से हमें ये इक्वेशन बनानी है, तो हम सिंपल जैसे मैथ्स करते हैं वैसे हम ऐड करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखेंगे पहली इक्वेशन हमने इस इक्वेशन में ऐड करनी है, हमें ये इक्वेशन बनानी है। अगर आप देखो यहाँ पे CCl4 क्या है, लेफ्ट साइड पे है, और यहाँ पे CCl4 क्या है, राइट साइड पे है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को अगर हमने रिवर्स कर दिया तो CCl4 क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड में आ जाएगा, और ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाती है, नेगेटिव। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस डेल्टा H1, क्योंकि हमने इस इक्वेशन को रिवर्स कर दिया तो ये हो जाएगा -30, ठीक है, और माइनस डेल्टा H1। अगर हम नेक्स्ट इक्वेशन देखेंगे, इस वाली इक्वेशन में क्या हो रहा है, देखो इसको हमने रिवर्स कर दिया, CCl4 आ जाएगा हमारा राइट हैंड साइड में, यहाँ CCl4 क्या है, लिक्विड वाला राइट हैंड साइड में। तो हम चाहते हैं कि दूसरी जगह चले जाए ताकि हम इसको क्या कर पाए, कैंसल कर पाए, ठीक है। तो हम इसको भी क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे डेल्टा H2। अगर हम थर्ड लें, थर्ड क्या हमारा, C गैस, कार्बन गैस बन रहा है। अगर आप देखोगे ये राइट हैंड साइड पे, ये राइट हैंड साइड पे है, तो इसको हम सेम रख सकते हैं, ये बन जाएगा हमारा डेल्टा H3। और लास्ट अगर हम लेंगे Cl2 कन्वर्ट टू 2Cl, ठीक है, इसमें देखो यहाँ पे क्या है 4Cl, तो ये इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। एज ए रिजल्ट ये हो जाएगा 2 डेल्टा H4। फिर बता रहा हूं आपको क्या करना है, ये इक्वेशन जोड़ के आपको क्या बनाना है, ये इक्वेशन बनाना है। तो अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे, इक्वेशन को अरेंज। अगर आपने इसका अरेंजमेंट चेंज कर दिया तो आपको इसकी वैल्यूज को क्या करना है, माइनस करना है, और अगर आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से तो आपको वैल्यू को भी क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने जब ये पूरा सब्स्टिट्यूट कर देंगे, अगर सपोज मैंने इसको अरेंज कर दिया, ये इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड, इसको मैंने उल्टा कर दिया, इसको भी मैंने रिवर्स कर दिया, तो डेल्टा ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये कार्बन क्या होगा, इसको क्योंकि हमने रिवर्स किया, इस कार्बन के साथ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये क्लोरीन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें हमारा ये इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। डेल्टा H1 का है -30, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। डेल्टा H3 का हमें दिया हुआ 715, और ये दिया हुआ है ट्वाइस ऑफ द 242, हमारा वैल्यू आ जाएगा 1304 किलो जूल्स पर मोल। तो हमारा जो रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन हमें मिल गया। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा, कैलकुलेट द बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ Cl बॉन्ड। अगर हम CCl4 की बात करें तो इसमें क्या होते हैं, 4 बॉन्ड होते हैं। तो टोटल जो इंथैल्पी दिया था हमें, वो चारों बॉन्ड ब्रेक होने का इंथैल्पी हमने कैलकुलेट किया। बट अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, इंथैल्पी ऑफ 1 बॉन्ड, क्योंकि हमें दिया हुआ है सिर्फ 1 Cl बॉन्ड का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 326 किलो जूल्स पर मोल। तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3Cl फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हमें दिया हुआ है CH3OH, 3/2 O2 कंबशन कर रहे हैं हम इथेनॉल का, CO2 वाटर मिलेगा, और हमारा इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन दिया -726 किलो जूल्स पर मोल। नेक्स्ट कार्बन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CO2, इंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया -393 किलो जूल्स पर मोल। हाइड्रोजन व्हेन कंबाइंड विद ऑक्सीजन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ वाटर, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर दिया -286 किलो जूल्स पर मोल। अब हमें क्या करना है, यूजिंग ऑल दीज 3 इक्वेशन हमें ये इक्वेशन बनाना है। सबसे पहले अगर हम देखें पहली इक्वेशन में हमें चाहिए CH3OH ऑन द राइट हैंड साइड, बट यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो हम क्या कर देंगे, इस इक्वेशन को रिवर्स कर देंगे। इक्वेशन को रिवर्स करने से हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। -726 को हम लिख देंगे +726। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें देखो कार्बन सॉलिड फॉर्म में, यहाँ कार्बन सॉलिड फॉर्म में, तो ये इक्वेशन हम सिमिलरली इसमें क्या कर देंगे, इसको रिवर्स करके ये इक्वेशन ऐड कर देंगे। एज ए रिजल्ट हमारा हो जाएगा -393, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इस इक्वेशन में हमें दिया हुआ 2H2, यहाँ पे दिया हुआ है H2, तो ये इस पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड कर देंगे। मल्टीप्लाई करने और ऐड करने से क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 2 × -286। तो ये जो भी हमारी तीनों वैल्यूज हैं, आप इसको ऐड कर लो। अगर आप इसके इक्वेशंस भी बनाते हो, तो सपोज आपने इसको रिवर्स कर दिया, इसको क्योंकि हमने रिवर्स ले लिया, तो ये जो हमारा क्या है, ये जो वाटर है वो इस वाटर के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। CO2 विल गेट कैंसिल विद द CO2, बाकी सारी चीजें क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी। ऑक्सीजन विल गेट कैंसिल, हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर आफ्टर ऑल द कैलकुलेशन आ जाएगा -239 किलो जूल्स पर मोल। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे। कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन टेक प्लेस एट 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में लिया है आपने। आफ्टर कंबशन CO2 एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड एंड
326 किलो जूल्स ऑफ हीट, तो याद रखना 3267 किलो जूल्स ऑफ हीट जो है वो रिलीज हो रही है। आपको बताना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, और साथ में दिया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड वाटर। CO2 का दिया हुआ है हमारे -393 किलो जूल्स पर मोल, और वाटर की दिया -285.83 किलो जूल्स पर मोल। सबसे पहले हमें क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में पूछा है हमें फाइंड करना है कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन क्या होगा, आपको एक बेंजीन बनाना है और आप जो इसके कंपोनेंट है वो क्या होने चाहिए, अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में, जो नेचुरल स्टेट में प्रेजेंट होने चाहिए। तो कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, कार्बन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 हाइड्रोजन, तो हमारा बन जाएगा 1 मोल ऑफ बेंजीन। आप हमेशा 1 मोल बनाओगे, ठीक है। तो हमारा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें फाइंड करना है। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। जो बेंजीन है उसकी जो कंबशन है, अगर आप बेंजीन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हो, ये बनाता है हमारा CO2 प्लस वाटर। आपको इसको क्या करना है, बैलेंस करना है, और मेक श्योर कंबशन में आप ये जो कंपाउंड है, जो कंपाउंड ले रहे हो वो आप हमेशा 1 मोल लोगे, ठीक है। तो कार्बन को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाइड्रोजन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो जाएंगे 3, यहाँ 12, 15। तो इस O2 को मल्टीप्लाई करेंगे 15/2 से, तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। इसका वैल्यू दिया हुआ है इन्होंने 3267 किलो जूल्स ऑफ हीट रिलीज हो रही है, तो हमें इसको नेगेटिव में लिखना है, ठीक है। तो याद रखना कंबशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और इन्होंने सिर्फ ये लिखा है कि इतना हीट रिलीज हुआ है, बट हमें इसको माइनस में लिखना होगा। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ CO2 को फॉर्म करना है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CO2, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 हमने लिख लिया। सिमिलरली एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर प्लस ऑक्सीजन हम हाफ O2 लेंगे। हमेशा याद रखना फॉर्मेशन में हम सिर्फ 1 मोल बनाते हैं कंपाउंड का, हमारा वैल्यू आ गया। अब हमें क्या करना है, यूजिंग दीज 3 इक्वेशन हमें ये इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे C6H6 हमारा कहाँ पे होना चाहिए, राइट हैंड साइड पे होना चाहिए, यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड पे दिया है। इसको हम रिवर्स करेंगे तो ये साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, तो हम इसे पॉजिटिव लिखेंगे। नेक्स्ट अगर देखेंगे यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो इसको पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, और इस वैल्यू को 6 से मल्टीप्लाई करके के हम ऐड कर देंगे। सिमिलरली हाइड्रोजन क्या दिया, 3 दिया हुआ, तो इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे 3 से लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हम इसको नॉर्मली वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। और जब हमारे पास तीनों आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई, इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 48.51 किलो जूल्स पर मोल, जो हमारा आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज 10 एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी। हमें दिया हुआ डेल्टा आर का वैल्यू विच इज 8 जूल्स पर केल्विन पर मोल, और टेम्परेचर दिया हमें 300 केल्विन। तो हमें सबसे पहले याद रखना है डेल्टा जी, और जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका इक्वेशन बनता है डेल्टा जी इक्वल टू -2.303 RT log ऑफ के, ठीक है। हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, -2.303, आर का वैल्यू दिया हुआ है हमें 8, टेम्परेचर दिया हुआ है हमें 300 केल्विन, और लॉग का वैल्यू दिया हमें 10। अब log ऑफ 10 हमेशा याद रखना, जो रेस टू पावर इसकी पावर होती है 10 रेस टू पावर, वो नीचे आ जाती है, तो 1 आ जाएगी वैल्यू। इसको नॉर्मली हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा -5527 जूल्स पर मोल और 5.527 किलो जूल्स पर मोल, तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई होप आपको थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन समझ आए हो। बाकी चैप्टर्स के लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। प्लीज लाइक द वीडियो, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।